नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे शंकुक का अनुमितिवाद। आचार्य शंकुक ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या न्यायिक दृष्टिकोण से की थी। इसका कारण यह है कि वे न्याय दर्शन के अनुयायी थे। उन्होंने संयोग का अर्थ अनुमाप्य अनुमापक संबंध ग्रहण किया और निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति। इसी कारण शंकुक का मत अनुमितिवाद कहलाया। उनके अनुसार काव्य के अनुशीलन से तथा शिक्षा के अभ्यास से सिद्ध किए हुए अपने कार्य से नट के ही प्रकाशित किए जाने वाले कृत्रिम होने पर भी कृत्रिम न समझे जाने वाले विभाव आदि शब्द से विवर्त होने वाले कारण कार्य और सहकार्यों के साथ संयोग अर्थात गम्य गमक भाव रूप संबंध से अनुमीयमान होने पर भी वस्तु के सौंदर्य के कारण तथा आस्वाद का विषय होने से अन्य अनुमीयमान अर्थों से विलक्षण स्थायी रूप से संभाव्यमान की रति आदि भाव वहाँ न रहते हुए सामाजिक के संस्कारों से आस्वाद किया हुआ रस कहला जाता है। इसी प्रकार यह विभाव अनुभाव और संचारी भावों का अभिनय इतनी कुशलता से करता है कि वे कृत्रिम होते हुए भी कृत्रिम प्रतीत नहीं होते वरन वास्तविक जान पड़ते हैं। अर्थात इनके सिद्धांत का सार यह है कि जब नट राम इत्यादि की किसी पात्र का अभिनय करता है तब दर्शक को यह प्रतीति होने लगती है कि यह राम ही है। इस प्रतीति को हम उन चारों प्रकार की प्रतीतियों में सन्निविष्ट नहीं कर सकते जो लोक में या न्याय शास्त्र में मानी जाती है। इसे हम यह राम ही है या राम यही राम है इस प्रकार की दो सम्यक प्रतीतियों में सन्निविष्ट नहीं कर सकते। सम्यक प्रतीति वहीं पर होती है जहाँ सचमुच राम उपस्थित हो। यहाँ सचमुच राम उपस्थित नहीं है, इसलिए यह प्रतीति यहाँ पर नहीं हो सकती। यहाँ पर यह राम है इस प्रकार की मिथ्या प्रतीति भी यहाँ पर नहीं हो सकती। मिथ्या प्रतीति वहीं पर होती है जहाँ पर राम न हो और उसको कोई राम कहे और जहाँ पर बाद में बोध अवश्य हो तथा वह प्रतीति होने लगे कि यह राम नहीं है। यहाँ पर प्रतीति नहीं हो सकती क्योंकि उत्तरकालिक बोध यहाँ नहीं होता। इसे हम यह राम है या नहीं इस प्रकार की संशयात्मक प्रतीति भी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर संशय का अनुभव नहीं होता। यह राम के समान है इस प्रकार की सादृश्य प्रतीति भी यहाँ पर नहीं हो सकती क्योंकि हमें सादृश्य का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार यह प्रतीति सम्यक मिथ्या संशय और सादृश्य इन चारों प्रकार की प्रतीतियों से विलक्षण एक नए प्रकार की प्रतीति होती है। जिस प्रकार चित्र में बने हुए घोड़े की प्रतीति हुआ करती है। अर्थात सार में यही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार उड़ती हुई धूल को धुआं समझकर कोई आग का अनुमान लगा ले, उसी प्रकार जब नट यह प्रकट करता है कि विभावादि हमारे ही हैं तब विभावादि में नियत रति इत्यादि भाव का दर्शक लोग नट में ही अनुमान लगा लेते हैं, यद्यपि यह रति भाव उनमें नहीं होता है। यही अनुमिति रति भाव सामाजिक के आस्वाद का हेतु होने से रस कहलाता है। शंकुक का सिद्धांत मुख्यतः अनुकरण पर आधारित है। नट विभाव अनुभाव और संचारी भाव का अनुकरण भी करता है। यूँ तो भट्ट-लोलट ने मुख्य रूप से अनुकार्य में स्थायी भाव की उत्पत्ति मानी थी, किंतु अनुकार्य से नट का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। शंकुक ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि कवि जिस प्रकार के विभावादि का वर्णन करता है नट उसी का अनुकरण करता है। अनुभावों का अनुकरण शिक्षा के बल पर ही किया जाता है। संचारी भावों का अनुकरण अपने अनुभव के बल पर कृत्रिम रूप से करता है। अर्थात प्राय प्रत्येक काव्य में पात्रों की वेशभूषा इत्यादि का प्रकथन कर दिया जाता है। नट उसी वेशभूषा में
रंगमंच पर उपस्थित होता है। अनुमिति पर बल देने के कारण इनका मत अनुमितिवाद कहलाता है। यह अनुमितिवाद की पुष्टि चित्र तुरंगियाई में करते हैं। इसकी उपस्थापना करते हुए वे कहते हैं कि ज्ञान के 4 प्रकार हैं। पहला, सम्यक ज्ञान, यह घोड़ा है। मिथ्या ज्ञान, अर्थात यह घोड़ा नहीं गधा है। तीसरा, संशय ज्ञान, यह घोड़ा है कि गधा। चौथा, सदृश्य ज्ञान, यह घोड़े के समान है, अर्थात नट को अभिनय की दिशा दी जा चुकी होती है। इससे वह अनुभवों का अनुकरण करता है। लोक में हर्ष, चिंता इत्यादि का उसका अपना अनुभव होता है। उसी के बल पर वह अपने अंदर उन भावों की कल्पना कर लेता है, किंतु स्थायी भाव का अनुसंधान तो वह किसी रूप में नहीं कर सकता। यह तो प्रतीति गोचर ही होता है और उसका अनुमान ही लगाया जाता है। इसलिए भरत मुनि ने भिन्न विभक्तिक भी स्थायी भाव शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि यह बहुत ही अनुचित हो जाता। यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठाया जा सकता है कि मिथ्या ज्ञान और अनुकरण से रस कैसे उत्पन्न हो सकता है। शंकुक के पास इसका उत्तर यह है कि प्राय मिथ्या ज्ञान से भी अर्थ क्रिया देखी जा सकती है, अतः यह कोई अनुपत्ति नहीं है। शंकुक का रस सिद्धांत असंदिग्ध रूप में भट्ट लोल्लट के सिद्धांत का विकास है। लोल्लट के सिद्धांत ने सामाजिक के योगदान पर नहीं के बराबर विचार किया था, किंतु शंकुक ने सामाजिक के आस्वादन को मुख्य रूप से विवेचन का विषय बनाया है। अनुकार्य में रस की कल्पना भी कुछ अधिक समीचीन नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्ति कभी दृष्टिगत हुआ ही नहीं, उसकी भावनाएं आस्वादन का विषय बन सकती है, यह संभव नहीं। शंकुक ने विभाव को कवि कल्पित मानकर इस अनुपत्ति का निराकरण कर लिया है। लोल्लट ने जो स्थायी भाव का प्रत्यक्ष उपचय माना था, उसका भी समाधान शंकुक में मिल जाता है। ये अनुकरण को महत्व देते हैं, जिससे यह दोष नहीं आता जो लोल्लट के विवेचन में आया था। किंतु लोल्लट के समान शंकुक के दोष उनकी उपलब्धियों की अपेक्षा अधिक मुख्य है। पहली बात तो यह कि इसमें यह भुला दिया गया कि प्रत्यक्ष ज्ञान ही चमत्कार का कारण होता है। जो चमत्कार प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा हो सकता है, वह अनुमानजन्य ज्ञान में संभव नहीं। दूसरी बात यह कि इसमें यह भुला दिया गया कि जब दर्शक को आलम्बन से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, तब उसे रसास्वादन कैसे होगा। अभिनव गुप्त ने अपने गुरु भट्ट लोल्लट के नाम पर शंकुक के मत में कतिपय अन्य अनुपत्तियों पर भी दिखलाई है। उनका मुख्य आक्षेप अनुकरण सिद्धांत पर है। यह अनुकरण सामाजिक की दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सामाजिक ने राम की विभिन्न चेष्टाएं देखी नहीं है, अतः वह यह अनुमान लगा ही नहीं सकता कि नट राम की चेष्टाओं का अनुकरण कर रहा है। दूसरे इंद्रिय विषयों का अनुकरण संभव भी हो सकता हो, किंतु रति इत्यादि मानसिक तत्वों का अनुकरण तो कभी हो ही नहीं सकता। नट की दृष्टि से भी अनुकरण ठीक नहीं बनता, क्योंकि नट ने जो वस्तु देखी ही नहीं, उसका वह अनुकरण कर ही कैसे सकता है। और दूसरी बात यह कि नट शोक का अनुकरण जिस वस्तु से करेगा, क्या शोक द्वारा, वह तो नट के द्वारा अंदर है ही नहीं। क्या अश्रुपात इत्यादि के द्वारा। इन बाहरी तत्वों से अभ्यंतर भाव का अनुकरण कैसे होगा। वस्तुव्रत विवेचन की दृष्टि से भी अनुकरण सिद्धांत ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि जो घटना पहले घट चुकी है, नाटक में बाद में
उसकी संवेदना ही जगाई जा सकती है। वस्तु व्रत का ठीक विवेचन तो वही कर सकता है जिसने प्रत्यक्ष रूप से उसे देखा हो। बाद में उसकी सूक्ष्म सूचना भर प्राप्त की जा सकती है। भरत की दृष्टि से अनुकरण सिद्धांत ठीक नहीं जचता, क्योंकि भरत में ऐसा कोई वाक्य ही दिखलाई नहीं देता जो इस प्रतिपादन का मूलाधार कहा जा सके। इस प्रकार जब शंकुक के सिद्धांत का मूलाधार अनुकरण सिद्धांत ही ध्वस्त हो गया तो यह सिद्धांत भी स्वतः ही विशीर्ण हो जाता है।